बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और आज इस चैप्टर के अंदर लेक्चर नंबर 6 में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है और क्लोरीन गैस की फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस क्या हैं, ये आज के लेक्चर का मौजू है। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ा था। उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हमने नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ा था, और दोनों की मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ने के बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी केमिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि क्लोरीन है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को स्टडी करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्लोरीन को दो तरीके से या दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर प्रिपेयर किया जा सकता है। इसमें से जो पहला सेल है वो नेल्सन सेल है, और जो दूसरा सेल आप पढ़ेंगे आगे वो कैसनर कैनल सेल है। कैसनर कैनल सेल के बारे में आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उस कैसनर कैनल सेल में और इस कैसनर कैनल सेल में फ़र्क ये है जी कि आपने जहां सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया है वो मॉडिफाइड कैसनर कैनल सेल था, और ये आपका ओल्ड कैसनर कैनल सेल है। तो क्लोरीन को आज जो हम की मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ने जाएंगे, उस मैन्युफैक्चरिंग को दो सेल के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें से पहला सेल ये आपका नेल्सन सेल कहलाता है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये जो दूसरा सेल आपको बना नजर आ रहा है ये कैसनल कैनल सेल कहलाता है। तो ये दो सेल के अंदर या दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करेंगे। तो पहला सेल आपके सामने है और नेल्सन सेल है, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं। तो दिस सेल इज यू शेप परफोरेटेड वेसल। तो यू शेप परफोरेटेड वेसल का बना हुआ होता है, यानी जो वेसल है उसकी जो शेप है वो यू शेप है जी। और परफोरेटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर बारीक बारीक सुराख है। सॉलिड का मतलब ये है जिसके अंदर कोई सुराख नहीं है। अगर परफोरेशन का वर्ड इस्तेमाल हो तो परफोरेशन का मतलब होता है जी कि उसके अंदर बारीक सुराख है। तो यू शेप की वेसल है जो स्टील की बनी हुई है, और इस वेसल के अंदर परफोरेशंस हैं यानी बारीक बारीक से सुराख हैं। ये जो परफोरेटेड स्टील वेसल है ये कैथोड का काम करती है। तो जो सेल है वो यू शेप परफोरेटेड वेसल पर मुश्तमिल है, और ये जो परफोरेटेड वेसल है ये स्टील की बनी हुई है, और ये स्टील की वेसल कैथोड का काम करती है। कार्बन रॉड मौजूद है जो इस सेल के बीच में मौजूद है, यानी इस यू शेप परफोरेटेड वेसल के बीच में मौजूद है। तो ये जो कार्बन की रॉड है या जो ग्रेफाइट की रॉड है वो एनोड का काम करती है। एस्बेस्टोस की लेयर होती है जो कि यू शेप वेसल के बाद होती है या यू शेप वेसल के साथ होती है। ये जो एस्बेस्टोस की लेयर है ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे से जुदा जुदा रखने में मदद देती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नेल्सन सेल की तस्वीर अब आपके सामने है। तो ये तो आपको मेन कंटेनर नजर आ रहा है जो कि आयरन का बना हुआ है, और इसके बाद जो आपको मेन जो वेसल नजर आ रही है वो यू शेप वेसल है, और ये स्टील की बनी हुई है। और ख़ास बात क्या है जी कि ये इसके अंदर परफोरेशंस हैं जी, यानी बारीक बारीक से सुराख हैं यू शेप परफोरेटेड स्टील वेसल में। इसके साथ अगर आप इनर पोर्शन की बात करें तो इस इनर पोर्शन पर एस्बेस्टोस मौजूद है। तो एस्बेस्टोस का काम क्या है जी? एस्बेस्टोस का काम यह है जी इस एनोड को और कैथोड को एक दूसरे से सेपरेट रखना, या आप ये कहें जी कि इसका काम क्या है कि सोडियम को, क्योंकि सोडियम यहाँ पर आकर जमा होगा, तो सोडियम को इन होल्स के जरिए पास करवाना,
और इस जो मेन टैंक है यानी जो सेंट्रल टैंक है उससे बाहर निकालना, ताकि ये एम्प्टी रीजन के अंदर आए और यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी और जिसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जी। तो ये तो कैथोड थी। तो कैथोड क्या है जी? स्टील यू शेप स्टील की वेसल है और ये वेसल क्या है जी? पोरस है, ये परफोरेटेड है और इसके इनर पोर्शन के अंदर एस्बेस्टोस मौजूद है। तो ये यू शेप परफोरेटेड स्टील वेसल ये कैथोड का काम कर रही है। और ये जो सेंट्रल अब आपको शेड करके दिखाया जी, ये आपकी सेंट्रल एनोड है जो कि कार्बन की या ग्रेफाइट की बनी हुई है। स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आपने क्या पढ़ा जी कि एस्बेस्टोस इसके दरमियान मौजूद है और एस्बेस्टोस कैथोड को और एनोड को एक दूसरे से सेपरेट रख रही है जी। और इसका दूसरा काम मैंने क्या बताया जी कि सोडियम को इस मेन टैंक से ये बॉटम वाले टैंक के अंदर लेके आना, यानी सेंट्रल टैंक से यू शेप टैंक से मेन टैंक के अंदर लेके आना, ये इस परफोरेशन का काम है जी। उसके बाद ये सोडियम क्लोराइड का इनलेट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से सोडियम क्लोराइड इस सेंट्रल सेल के अंदर या यू शेप वेसल के अंदर दाखिल होता है और यहाँ जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है तो उसके नतीजे में सोडियम जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ मूव करेंगे? वो यकीनन कैथोड पर मूव करेंगे और ये रिड्यूस होंगे, सोडियम मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और इसी तरह जो Cl नेगेटिव आयन है वो एनोड पे जाएंगे, तो एनोड पे जाके वो क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ये क्लोरीन गैस के निकलने के लिए आउटलेट है। और जब ये सोडियम मेटल जब ये कैथोड पर जमा होगा तो ये इन परफोरेशन से बाहर निकलेगा और परफोरेशन से बाहर निकलने के बाद ये जब आउटर टैंक के अंदर आएगा तो यहाँ ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्शन के नतीजे में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो आपको आउटर टैंक के अंदर मिलेगा। तो जो बाय प्रोडक्ट है नेल्सन सेल की वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जो मेन प्रोडक्ट है वो क्लोरीन है। तो क्लोरीन की प्रोडक्शन पे यहाँ फोकस किया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलता तो है लेकिन इसकी प्योरिटी वो नहीं होती जो आपको मॉडिफाइड कैसनल कैनल सेल के नतीजे में मिलती है। तो ये कैसनल कैनल सेल की डायग्राम को आपने देखा और यहाँ पे इसकी वर्किंग को भी डिस्कस किया। वर्किंग को एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे जी। तो जब इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन से पास किया जाता है यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर पहले से सोडियम पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। सोडियम पॉजिटिव आयन ये कैथोड की तरफ मूव करता है और न्यूट्रल पार्टिकल के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी सोडियम जो न्यूट्रल पार्टिकल है सोडियम एलिमेंटल पार्टिकल है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये परफोरेटेड स्टील वेसल से बाहर की जानिब आता है। जब ये बाहर की जानिब आता है तो यहाँ इसका रिएक्शन वाटर से होता है और वाटर के रिएक्शन के नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये जो आउटर टैंक है इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, यहाँ ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस ये आउटसाइड टैंक से बाहर निकल जाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला जो कि इस रिएक्शन की बाय प्रोडक्ट है और ये जो Cl नेगेटिव आयन है एनोड की तरफ मूव करते हैं और एनोड की तरफ मूव करने के बाद ये ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको क्लोरीन गैस मिलती है। तो ये नेल्सन सेल की वर्किंग थी, बहुत सिंपल सी वर्किंग है जी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा तो आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जो सोडियम पॉजिटिव आयन है ये कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड आपकी यू शेप स्टील वेसल है, यहाँ ये रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होने के बाद न्यूट्रल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट होगा, परफोरेशन से बाहर की जानिब आएगा, बाहर की जानिब इसका इंटरेक्शन वाटर के साथ होगा जहां ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन की बाय प्रोडक्ट है। और जो Cl नेगेटिव आयंस है ये आपकी सेंट्रल एनोड पर जाएंगे जहां ये ऑक्सीडाइज होंगे और क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और क्लोरीन गैस जैसे ही बनेगी आउटलेट के जरिए से बाहर निकाल लिया जाएगा और इसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये हमने नेल्सन सेल के बारे में पढ़ा। अब हम कैसनर कैनल सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि दोनों की इक्वेशन एक ही है जी, तो उनको मैं बिल्कुल आखिर में डिस्कस करूंगा। कैसनर कैनल सेल क्या होता है जी, और ये ओल्ड कैसनर कैनल सेल है। इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे जी, इसका स्ट्रक्चर अब आपके सामने है जी। तो सेल के अंदर मरकरी मौजूद होता है जो कि बॉटम में मौजूद होता है जो कि कैथोड के तौर पर काम करता है। जो ग्रेफाइट की रॉड है वो एनोड के तौर पर वर्क करती है।
ग्रेफाइट की रॉड सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर डिप होती हैं और ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर बिहेव करता है। मरकरी का फ्लो और सोडियम क्लोराइड का फ्लो सेम रखा जाता है और मरकरी को मोबाइल रखने के लिए आप इसेंट्रिक व्हील का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मॉडिफाइड कैस्नर कैनल सेल की बात करें तो वहां तो मरकरी का पंप इस्तेमाल हुआ था मरकरी को सर्कुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मरकरी को सर्कुलेट तो नहीं किया जाता, लेकिन इसको मोबाइल रखा जाता है और मोबाइल रखने के लिए आप यहाँ पे इसेंट्रिक व्हील को इस्तेमाल करते हैं। तो डायग्राम में आप इस बात को समझेंगे जी। तो ये कैस्नर कैनल सेल की डायग्राम आपके सामने है जी। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे नजर आ रही हैं, ये ग्रेफाइट की रॉड हैं जो कि एनोड का काम करेंगी और यहाँ पर क्लोरीन बनेगी। ये जो आपको नजर आ रहा है ये मरकरी की कैथोड है, यानी मरकरी लिक्विड फॉर्म के अंदर यहाँ पे मौजूद है और ये जो मरकरी की कैथोड है इसको मोबाइल रखा गया है इसेंट्रिक व्हील के जरिए। ये इसेंट्रिक व्हील है जिससे मरकरी को मोबाइल रखा जाता है। सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के लिए इनलेट है, ये सेंट्रिक व्हील है जिससे मरकरी के सोल्यूशन को क्या रखा जाएगा, मोबाइल रखा जाएगा। खास बात यह है जी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सोडियम क्लोराइड और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी यहाँ पर भी सेम रखी जाएगी ताकि ये दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स अप ना हो। मरकरी की ये जो कैथोड है उसको मोबाइल रखने की वजह क्या है जी कि हर बार सरफेस रिन्यूएबल हो ताकि सोडियम का यहाँ पर डिस्चार्ज होना आसान हो। ये फिर आउटलेट है जहां से क्लोरीन आपको मिलेगी, तो क्लोरीन एनोड पर बनेगी और एनोड पर ही आपको क्लोरीन मिलेगी। और क्योंकि ये जो मरकरी है और क्योंकि इस जो सॉल्यूशन है वो भी आपका एक्वस है जी, तो अमलगम की हाइड्रोलिसिस भी होती है और उसके नतीजे में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है जी। अब यही मसला होता है जी कि यहाँ पर जो प्योरिटी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो नहीं होती जो आपको मॉडिफाइड कैस्नर कैनल सेल के अंदर मिलती है। इसलिए अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करना है तो फिर ये ओल्ड कैस्नर कैनल सेल के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया जाता बल्कि इसको मॉडिफाइड कैस्नर कैनल सेल के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। हाँ, क्लोरीन को इस सेल के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है क्योंकि क्लोरीन जैसे ही बनेगी उसको फौरन यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा और जब क्लोरीन को बाहर निकाल लिया जाएगा तो इसका मतलब ये कि क्लोरीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड से इंटरेक्शन नहीं हो सकेगा और क्लोरीन तो आप बना सकते हैं लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्योरिटी है वो प्योरिटी आपको वो नहीं मिलेगी जो आपको मॉडिफाइड कैस्नर कैनल सेल के जरिए मिलती है जी। तो जो फर्क है मॉडिफाइड कैस्नर कैनल सेल के अंदर और ओल्ड कैस्नर कैनल सेल के अंदर वो आपको फर्क समझ में आ गया होगा जी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन सेपरेट चैम्बर के अंदर की जाती है जिसको डेनोडर कहते हैं और मरकरी को मोबाइल रखने के लिए मरकरी पंप इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मरकरी को पंप के जरिए से मोबाइल नहीं रखा गया बल्कि इसेंट्रिक व्हील के जरिए से मोबाइल रखा गया है, यानी इसको मूवमेंट इसकी कराई गई है इसेंट्रिक व्हील के जरिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसी सेल के अंदर बन रहा है जिसकी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्योरिटी वो नहीं है जो आपको मॉडिफाइड कैस्नर कैनल सेल के अंदर मिलती है। तो इसकी वर्किंग को पढ़ने जा रहे हैं जी। जब इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन से पास होता है यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है तो ये जो आयंस हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर आयंस होते हैं यानी सोडियम पॉजिटिव आयंस होते हैं और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। सोडियम पॉजिटिव आयन ये कैथोड की तरफ मूव करता है, न्यूट्रल पार्टिकल यानी सोडियम मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सोडियम मेटल मरकरी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है जिसके नतीजे में अमलगम मिलता है। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का तो अमलगम की हाइड्रोलिसिस भी होती है और उसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस होता है लेकिन इसकी अमाउंट कम होती है। जो Cl नेगेटिव आयंस है वो एनोड पर जाते हैं और एनोड पर जाने के बाद ये ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और क्लोरीन गैस को आउटलेट के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है। तो जिस तरह से नेल्सन सेल की वर्किंग थी बिल्कुल उसी तरीके से कास्नर कैनल सेल की भी वर्किंग है जी। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर आयंस मौजूद हैं ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाते हैं। सोडियम पॉजिटिव आयन रिड्यूस होता है कैथोड पर, सोडियम मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सोडियम मेटल मरकरी के अंदर डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने के बाद अमलगम बनाता है और Cl नेगेटिव आयंस ये एनोड की तरफ मूव करते हैं और ये क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के जरिए और इन क्लोरीन गैस को आउटलेट से बाहर निकाल लिया जाता है।
केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक तो आयोनाइजेशन रिएक्शन है कि सोडियम क्लोराइड ये एक्वा सोल्यूशन के अंदर एज इलेक्ट्रोलाइट ये आयोनाइज फॉर्म में मौजूद था, यानी सोडियम पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में और Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में मौजूद था। जो मेन रिएक्शन है वो एनोड पर रिएक्शन है, क्योंकि एनोड पर आपको क्लोरीन मिली है तो ऑक्सीडेशन हुई है एनोड पर, और ये Cl नेगेटिव आयन एनोड पर ऑक्सीडाइज हुए हैं, यानी इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है, और ये क्लोरीन एटम की फॉर्म में आए हैं, और ये क्लोरीन एटम आपस में रिएक्ट करेंगे और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में चले जाएंगे, यानी आपको क्लोरीन गैस मिलेगी जो आउटलेट से लिबरेट होगी, जिसको आप मेन टैंक से रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद फिर आप इसे जमा कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे। तो ये क्लोरीन की तैयारी का तरीका आपने पढ़ा। अब ये जो नेल्सन सेल है और जो कास्टर कैनल सेल है, इसमें फर्क क्या है, इसको हम देखते हैं जी। तो ये स्टील का टैंक है जबकि आयरन का टैंक होता है। जो कैथोड है जी, यहाँ पे परफोरेटेड स्टील कैथोड इस्तेमाल की जाती है जो यू शेप की होती है, और जो कैस्टर कैनल सेल के अंदर कैथोड इस्तेमाल की जाती है वो मरकरी होता है जी, जिसको इसेंट्रिक व्हील से मोबाइल रखा जाता है और बॉटम पर ये मरकरी मौजूद होता है। एनोड यहाँ पर भी ग्रेफाइट की या कार्बन की होती है, कैस्टर कैनल सेल के अंदर भी एनोड ग्रेफाइट या कार्बन की होती है। स्पेशल अरेंजमेंट क्या है नेल्सन सेल के अंदर कि यू शेप परफोरेटेड एस्बेस्टोस ये मौजूद होती है यू शेप परफोरेटेड वेसल से पहले, और ये क्या काम करती है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्लोरीन को एक दूसरे से सेपरेट करके रखती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन ये आउटसाइड द यू शेप स्टील वेसल होती है, और क्लोरीन ये आपको स्टील वेसल के ऊपर आपको जो सेंट्रल एनोड है वहां पर आपको मिलती है जी। तो दोनों की प्रोडक्शन को सेपरेट रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्योरिटी वो नहीं होती जो आपको मॉडिफाइड कैस्टर कैनल सेल के जरिए मिलती है। और कैस्टर कैनल सेल के अंदर जो होता है वो ये मरकरी को मोबाइल रखा जाता है, और इसेंट्रिक व्हील के जरिए मरकरी की मोबाइल रखा जाता है ताकि मरकरी की सरफेस का रिन्यूअल हो। और यहाँ पर एक बात आपने और पढ़ी जी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सोडियम क्लोराइड और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी भी सेम रखी जाएगी जी। तो क्लोरीन को इन दो सेलों से आप बना सकते हैं, नेल्सन सेल के जरिए भी बना सकते हैं और कास्टर कैनल सेल के जरिए भी बना सकते हैं। तो वर्किंग फॉर्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों सेल के स्ट्रक्चर का फर्क है। दोनों ही सेल के जरिए जब आप क्लोरीन को प्रिपेयर करेंगे जी तो क्लोरीन की प्योरिटी तो फिर बेहतर होगी, लेकिन बनने वाले जो बाय प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी प्योरिटी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं होगी। यानी इन दोनों सेल के जरिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन तो सकता है बन तो सकता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आपका मकसद सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना है तो उसको बनाने के लिए मॉडिफाइड कैस्टर कैनल सेल इस्तेमाल होता है, जो आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया। तो ये जो दोनों सेल है इसके जरिए क्लोरीन को बनाया जाता है, और क्लोरीन दोनों ही सेल के अंदर एनोड पर मिलती है और एज अ क्लोरीन गैस मिलती है। ये आपने क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों को पढ़ा और नेल्सन सेल के जरिए और कास्टर कैनल सेल के जरिए क्लोरीन गैस की तैयारी के तरीके को सीखा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी कि केमिस्ट्री क्लोरीन गैस की क्या है, यानी क्लोरीन को के केमिकल रिएक्शन कैसे हैं, क्लोरीन किस तरह की केमिकल रिएक्शंस देती है। तो आइए केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन को डिस्कस करते हैं। तो ये पहले किस्म की जो रिएक्शंस है जो क्लोरीन गैस देती है उनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं जी। तो क्लोरीन एक्टिव ऑक्सीडेंट है मेटल्स के लिए भी और नॉन मेटल्स के लिए भी, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ तो क्लोरीन रिएक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब ये है जी, लेकिन इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उससे क्लोरीन रिएक्ट कर सकती है, और जब भी क्लोरीन रिएक्ट करेगी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी, मेटल को और नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देगी बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो आइए इन रिएक्शंस को देखते हैं जी। तो जिंक का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करवाया गया तो देखें जिंक यहाँ पे मेटेलिक फॉर्म में था, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, और अब ये आयोनिक फॉर्म में चला गया, यानी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर क्या हो गई, +2 हो गई। इसका मतलब यह है जी कि जिंक ऑक्सीडाइज हो गया
और क्लोरीन ने क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज किया तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद क्लोरीन की रिडक्शन हुई है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है जो कम होकर -1 हो गई। ये दूसरा रिएक्शन आपके सामने और ये भी बिल्कुल जिंक जैसा है कि अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में भी कॉपर क्लोराइड मिलेगा और यहाँ पर भी जिस तरह जिंक के साथ इसने रिएक्ट किया कॉपर के साथ भी क्लोरीन वैसे ही रिएक्ट करेगी और मेटेलिक कॉपर को उसके सॉल्ट के अंदर यानी कॉपर क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर देगी। यहाँ पर भी क्लोरीन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क किया है जी। फॉस्फोरस के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाएगा क्लोरीन का तो फॉस्फोरस ये आपका नॉन मेटल है और जब क्लोरीन के साथ इसने रिएक्शन किया तो इसने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाया। तो यहाँ पर भी जो फॉस्फोरस एलिमेंटल फॉर्म के अंदर था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर कितनी हो गई +5 हो गई। तो 0 से +5 हो गई इसका मतलब है क्लोरीन ने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 से +5 किया तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। तो अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाया जाए तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, सनलाइट की मौजूदगी में होता है। यहाँ पे आप सनलाइट भी लिखिएगा। तो इस रिएक्शन में भी आपने क्या देखा जी कि जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है और हाइड्रोजन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है वो बढ़कर क्या हो गई +1 हो गई। तो ये जितने भी रिएक्शन आपने देखी जो शुरू के 2 रिएक्शन है उसमें क्लोरीन ने मेटल्स के साथ रिएक्ट किया और आखिर के जो रिएक्शन है उसके अंदर क्लोरीन ने नॉन मेटल के साथ रिएक्ट किया। चाहे क्लोरीन मेटल के साथ रिएक्ट करे चाहे क्लोरीन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करे ये मेटल के और नॉन मेटल के बाइनरी कंपाउंड बनाएगी। एक बात तो आपने ये सीखी और दूसरा इन रिएक्शन की खास बात यह है कि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इनकी स्टडी करें तो क्लोरीन इन तमाम की तमाम रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रही है और मेटल्स को या नॉन मेटल्स को ये ऑक्सीडाइज कर रही है और खुद रिड्यूस हो रही है। ये जो रिएक्शंस हैं ये क्लोरीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाते हैं और यहाँ क्लोरीन एक्टिव ऑक्सीडेंट के तौर पर या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करती है। ये दूसरे किस्म के रिएक्शन है क्लोरीन गैस के और ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। और सब्स्टिट्यूशन के वर्ड से आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब तबादला होता है यानी क्लोरीन किसी दूसरे नॉन मेटल को हटाएगी जी। तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देती है और ये पहला रिएक्शन आपके सामने है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S। इसके अंदर आपको सल्फर नॉन मेटल नजर आ रहा है और जब इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवाया जाएगा तो क्लोरीन क्या करेगी सल्फर को सब्स्टिट्यूट करेगी। तो क्लोरीन ने सल्फर को सब्स्टिट्यूट किया और सल्फर को एटॉमिक फॉर्म के अंदर भेज दिया और खुद हाइड्रोजन के साथ आकर अटैच हो गई तो उसके नतीजे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ये दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने है जी। तो ये पोटेशियम आयोडाइड है। जब इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवाया जाता है तो ये जो हैलोजन है यानी क्लोरीन की फैमिली का मेंबर है जी। तो ये क्या करेगी क्लोरीन इस आयोडीन को आयोडीन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी और खुद आके किसके साथ इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो इसके नतीजे में पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और आयोडीन गैस लिबरेट होगी जी। तो ये जो आयोडीन गैस लिबरेट होगी ये वो रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आयोडीन की डिटेक्शन के लिए और ब्रोमीन की डिटेक्शन के लिए इस रिएक्शन को देखा जाता है जी। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ब्रोमीन डिसॉल्व हो जाती है और आयोडीन भी डिसॉल्व हो जाती है। जब ब्रोमीन डिसॉल्व होती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर ब्राउन कलर की हो जाती है और अगर आयोडीन डिसॉल्व होती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर वॉयलेट कलर की हो जाती है। तो हैलोजेंस की डिटेक्शन के लिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ा अहम है और बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल थी कि पोटेशियम आयोडाइड के अंदर से ये जो आयोडाइड है या जो आयोडीन है इसको इसने सब्स्टिट्यूट किया। किसने क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट किया। तो आयोडीन की जगह यहाँ पे क्लोरीन आ गई और आयोडीन गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई और ये गैसियस फॉर्म जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिसॉल्व होगी तो क्लोरीन का तो कोई कलर नहीं होता कार्बन टेट्राक्लोराइड में लेकिन आयोडीन भी कलर देती है और ब्रोमीन भी कलर देती है और इसकी वजह से हैलोजेंस के डिटेक्शन के लिए इस रिएक्शन को क्लोरीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है।
ये तीसरा रिएक्शन आपके सामने है और ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको स्टडी किया है और इसको हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कहते हैं, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है जी। तो आपने क्या देखा जी कि मीथेन में से हाइड्रोजन को निकाला और उसकी जगह क्लोरीन आके अटैच हो गई जी। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है, जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। और आप ये भी जानते हैं कि ये चेन रिएक्शन होता है, ये उस वक्त तक प्रोसीड होगा जब तक कि चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस नहीं हो जाते और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलती है। तो ये भी क्लोरीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। तो ये आपने तीनों जो रिएक्शंस पढ़े ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे और क्लोरीन ने बाइनरी कंपाउंड के नॉन मेटल को क्या किया जी, रिमूव किया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको रिप्लेस किया। और यहाँ पर जो ज्यादा, तो यहाँ पर आपने क्या देखा जी, ये सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उसके अंदर जो क्लोरीन है उसने नॉन मेटल को क्या किया जी, रिप्लेस किया और खुद उसकी जगह आके अटैच हो गई। तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। एडिशन रिएक्शन ये तीसरे किस्म की रिएक्शन है जो कि क्लोरीन गैस देती है जी। और क्लोरीन यहाँ लिखा हुआ है ऑन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद अनसैचुरेटेड एंड सम स्पेसिफिक कंपाउंड्स टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। देखिए एडिशन रिएक्शन की खास बात ये होती है कि इसके अंदर कोई बाय प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी लिखा है जी कि क्लोरीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ कंबाइन होती है या कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिनको भी आप पढ़ेंगे उनके साथ कंपाउंड कंबाइन होने के बाद एडिशन प्रोडक्ट बनाती है। तो ये इथीन एग्जाम्पल है जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। जब इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवाया जाता है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होती है, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है, एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है, दूसरा क्लोरीन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको डाइक्लोरोइथेन मिलता है जी। तो ये एडिशन रिएक्शन है क्योंकि डबल बॉन्ड स्प्लिट अप हुए और उसके नतीजे में दो एक एक क्लोरीन दोनों कार्बन पे चले गए और उसके नतीजे में आपको एडिशनल प्रोडक्ट मिला है और कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि एडिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है जी। तो ये आपने पहली एग्जाम्पल को देखा। ये दूसरा रिएक्शन है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड से क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में सल्फ्यूराइल क्लोराइड मिलता है। तो SO2Cl2 ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहलाता है। तो दो जो रिएक्टेंट थे ये केमिकली कंबाइन हो गए और उसके नतीजे में आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन हुआ है। यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा कि स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, इसको थायोनाइल क्लोराइड कह देते हैं। तो थायोनाइल क्लोराइड और सल्फ्यूराइल क्लोराइड में फर्क है। थायोनाइल क्लोराइड के अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है और उसका फॉर्मूला SOCl2 होता है। तो ये थायोनाइल क्लोराइड नहीं बनी बल्कि ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड है और इसका फार्मूला है SO2Cl2। तो थायोनाइल क्लोराइड के अंदर और सल्फ्यूराइल क्लोराइड के अंदर फर्क है फॉर्मूले का। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 है जबकि सल्फ्यूराइल क्लोराइड का फॉर्मूला SO2Cl2 है। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी का फर्क है और ये भी एडिशन रिएक्शन की मिसाल है। और ये तीसरा रिएक्शन है जी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करवाया जाएगा तो यहाँ पर भी एडिशन होगी और उसके नतीजे में आपको फॉस्जीन मिलेगी। तो COCl2 ये फॉस्जीन का फॉर्मूला है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको याद रखिएगा। फॉस्जीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड ये इम्तिहान में बहुत आता है जी। तो ये जो आपने तीनों रिएक्शंस पढ़े, इन तीनों रिएक्शंस के अंदर क्लोरीन के ये एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं और क्लोरीन स्पेसिफिक कंपाउंड का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। और अनसैचुरेटेड के एग्जांपल के अंदर आपने इथीन को पढ़ा और इन तीनों के अंदर आपने क्या देखा कि आपको कोई बाय प्रोडक्ट मिली, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि ये तीनों एडिशन रिएक्शन की मिसाल है। ये चौथे किस्म का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं और ये क्लोरीन के लिए खास है और इसको ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जी कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर। अगर क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाए
यानी क्लोरीन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया जाएगा तो उससे होगा क्या, एक तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा और एक आपको हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा। यानी ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई और ये हाइपोक्लोरस एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गई और इसी रिएक्शन में क्लोरीन की रिडक्शन भी हुई है और उसके नतीजे में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है। इसका मतलब ये है जी कि ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो ऐसा रिएक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है या ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है और इस किस्म का रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है जी। तो ये क्लोरीन है जी, तो क्लोरीन को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ जी और हाइपोक्लोरस एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखें जी तो ये क्लोरीन की यहाँ पे वैलेंसी 0 है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्लोरीन की 0 है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होकर क्या हो गई जी, -1 हो गई जी। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर तो क्लोरीन क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, क्लोरीन की इसकी रिडक्शन हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें जी तो जो Cl0 है उसकी ऑक्सीडेशन बढ़कर क्या हो गई, +1 हो गई। यानी यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई तो बैक वक्त एक ही रिएक्शन के अंदर क्लोरीन की रिडक्शन भी हो रही है, यानी क्लोरीन रिड्यूस भी हो रहा है और क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कोई एक सब्सटेंस बैक वक्त रिड्यूस भी हो और ऑक्सीडाइज भी हो, ऐसा रिएक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है या ऐसा रिएक्शन ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो क्लोरीन ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी देती है। जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो उसके नतीजे में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड मिलता है जी। एक में क्लोरीन की रिडक्शन होती है और दूसरे के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए ये रिएक्शन ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो क्लोरीन की केमिस्ट्री को भी आपने डिस्कस किया और क्लोरीन जो 4 किस्म के रिएक्शन देता है उनको आपने पढ़ा। तो क्लोरीन जो 4 किस्म के रिएक्शन देता है उसमें पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है और चौथा रिएक्शन ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अब हम क्लोरीन की यूजेस को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो क्लोरीन को क्लोरो कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपाउंड की क्लोरीनेशन करवानी है तो उसके लिए क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोबेंजीन ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनकी जो क्लोरीनेशन के बाद हासिल हुए हैं, यानी जिनका रिएक्शन क्लोरीन से करवाया गया, यानी बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाया जाए तो उसके नतीजे में आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। और इसी तरह मीथेन का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवाया जाए तो उसके नतीजे में आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है। यानी क्लोरो कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है और मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर ऑक्सीडेशन करवानी है तो क्लोरीन के जरिए करवाई जा सकती है। तो ये क्लोरीन की अगली यूज है जी और यहाँ पे लिखा हुआ इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस को इस्तेमाल किया जाता है जी। और जो मोनोमर है जो प्लास्टिक है उसका फॉर्मूला तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है और इसका जो मोनोमर है वो विनाइल क्लोराइड है और विनाइल क्लोराइड बनाने के लिए क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है जी। तो जो मोनोमर है विनाइल क्लोराइड उसको बनाने के लिए क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है। इस विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है जिसके नतीजे में आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलता है और ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है इसके जरिए प्लास्टिक को बनाया जाता है या ये प्लास्टिक कहलाता है। तो क्लोरीन गैस इनडायरेक्टली प्लास्टिक बनाने के अंदर इस्तेमाल होती है जी। जो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड का मतलब ये है जी जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको किल करने के लिए भी ये क्लोरीन गैस को इस्तेमाल किया जाता है। तो जो DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो जो DDT है उसको बनाने के अंदर जो कि इंसेक्टिसाइड है उसको बनाने के लिए भी क्लोरीन इस्तेमाल होती है। रबर की प्रिपरेशन के लिए भी क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है,
या क्लोरीन को अगर डायरेक्टली ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं जी, क्योंकि जब क्लोरीन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसके नतीजे में हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा, और ये जो हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा ये कलर्ड कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने में मदद देता है। तो जो ब्लीचिंग पर्पस के लिए भी क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है, और इसका तरीका क्या है जी कि क्लोरीन को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करें। जब क्लोरीन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो अभी आपने पीछे रिएक्शन को देखा जी, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है जी, और क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो हाइपोक्लोरस एसिड का जो होता है जी वो कलर्ड कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने में मदद देता है। स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए, और वाटर के अंदर से जरासीम को मारने के लिए क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी जो क्लोरीन है उसको ड्रेनेज की डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो इन्फेक्शंस हैं, जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको किल करने के लिए भी क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह क्लोरीन को लेयर टेस्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो भी हमने पीछे भी पढ़ा कि ब्रोमीन और आयोडीन की डिटेक्शन के लिए। तो ये ब्रोमीन की लेयर ये ब्राउन कलर की होती है, और आयोडीन की लेयर ये वॉयलेट कलर की होती है, और क्लोरीन की लेयर आपको देखिए जो नजर आ रही है वो आपकी कलरलेस नजर आ रही है जी। तो ये जो लेयर टेस्ट है, और लेयर टेस्ट ब्रोमीन और आयोडीन की डिटेक्शन के लिए किया जाता है। तो जो क्लोरीन गैस है जी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, और क्लोरीन गैस का जो सबसे अहम इस्तेमाल है लैब के अंदर जी वो ये ब्रोमीन और आयोडीन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये तो आज आपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन को स्टडी किया, और उसके बाद फिर आपने केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन को डिस्कस किया, और उसके बाद फिर आपने क्लोरीन की यूजेस को स्टडी किया। तो इम्तिहान में इस टॉपिक के सवाल किस तरह से आए हुए हैं आइए देखते हैं। तो ये पहला सवाल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ इज क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय नेल्सन सेल। तो नेल्सन सेल के जरिए क्लोरीन को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉ इट्स डायग्राम, नेल्सन सेल की डायग्राम बनाने के लिए आपसे कहा है। और उसके बाद लिखा हुआ है गिव द इक्वेशन फॉर द ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। इस सवाल का जवाब देखते हैं जी। तो आपने सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन इन नेल्सन सेल की हेडिंग डाली, नेल्सन सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, नेल्सन सेल की डायग्राम को बनाया, और वर्किंग को लिखा, और उसके बाद फिर आपने इक्वेशंस को दिया, और उसके बाद जो दूसरा सवाल था ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को की इक्वेशन को दें, तो आपने ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की इक्वेशन को दिया। ये दूसरा सवाल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन बाय कास्नर कैनल सेल। तो कास्नर कैनल सेल की हेडिंग को डाला, कास्नर कैनल सेल के स्ट्रक्चर को लिखा, कास्नर कैनल सेल की डायग्राम को बनाया, वर्किंग को लिखा, और वर्किंग को लिखने के बाद फिर आपने केमिकल इक्वेशंस को दिया। ये तीसरा सवाल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो H2S का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवाया जाए जी तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और आपने पढ़ा जी कि सल्फर एलिमेंटल फॉर्म के अंदर चला जाता है, और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आके अटैच हो जाती है, इसके नतीजे में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन से करवाया जाए तो ये आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के टॉपिक में पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवाया जाता है तो इसके नतीजे में आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है, सोडियम क्लोरेट मिलता है और वाटर मिलता है जी। तो ये रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कीजिएगा जी। और ये जो तीसरा रिएक्शन आपको नजर आ रहा है ये आपका पोटेशियम मैग्नेट है, K2MnO4, ये इसको पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं। अगर इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया जाए तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 के अंदर आएगा जी। इक्वेशन अब आपके सामने है जी। तो इसके नतीजे में आपको पोटेशियम पर मैग्नेट मिलता है। तो पोटेशियम मैग्नेट की अगर क्लोरीनेशन करवाई जाती है तो उसके नतीजे में पोटेशियम पर मैग्नेट मिलता है। KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं और K2MnO4 को पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं। ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, ये पर्पल या वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन होता है जी। तो इसके बारे में हम डिटेल के अंदर चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इम्तिहान में क्लोरीन के मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं। तो जो भी रिएक्शन जहां पे भी आपको रिएक्शन मिले उनको आप एक जगह कीजिए। तो ये आज का लेक्चर था।
और आज के लेक्चर के अंदर आपने क्लोरीन को स्टडी किया, क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के तरीके सीखे, क्लोरीन को नेल्सन सेल के जरिए और कैसनर कैनल सेल के जरिए प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके बाद फिर आपने क्लोरीन की केमिस्ट्री को डिस्कस किया और 4 किस्म की जो क्लोरीन केमिकल रिएक्शन देता है उनको स्टडी किया। उनमें पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, तीसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और चौथा ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। और उसके बाद फिर आपने क्लोरीन की यूजेस को स्टडी किया। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 जो है उसके अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर वो कंपाउंड जो आपके कोर्स का हिस्सा हैं, जो हमने अब तक स्टडी नहीं किए, उनकी केमिस्ट्री को इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो अगले लेक्चर का मौजू है वो है जी केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रह जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं जो स्टडी नहीं हो सके जी, उनको हम अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।